How would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? ठीक है, तो देखिए जी, एक सिंपल सा तरीका है इसको। पहले इस फिगर को समझ लो आप। ये मान लो एक ऐसे और ये लाइन ऐसे, ये दो लाइन है और एक तरह से ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल है, इसको हम ए बी लिख लेते हैं, ठीक है। और इस पार्ट को हम क्या करते हैं, एक ए बी लिख लिया और इस ट्रांसवर्सल को क्या करो, आप पी क्यू लिख लो, ठीक है। इसको पी क्यू लिख लो और इसको आप क्या करो, सी डी लिख लो। देखो इसका सम जो है, इस साइड के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है लेस देन 180 डिग्री है ना, यानी कि लेस देन 180 डिग्री है। तो ये दोनों लाइन इधर की तरफ मीट करेंगे और जिधर ग्रेटर देन 180 डिग्री हो उधर मीट नहीं करेंगे। बस फिफ्थ पोस्टुलेट्स बेसिकली यही है। तो आप इस फिगर को समझ लेते हो तो बड़े आराम से लिख सकते हो। तो अब आप इसको लिख लो कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, ठीक है, ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, makes the interior angles on the same side of it taken together is less than two right angles, मतलब 180 डिग्री। two right angles, then the two straight lines, ठीक है, if produced indefinitely, ठीक है, meet on that side, ठीक है, meet on that side। याद रखिएगा, जिधर लेस देन होगा उधर ही मिलेंगे। on which the sum of the angles is less than two right angle। इसका मतलब हो गया, ठीक है, करेक्ट, if a straight line falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it taken together is less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angles। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जिधर भी राइट एंगल, इस दोनों एंगल का सम 180 से कम होगा, ठीक है, ये दोनों लाइन को आप आगे प्रोड्यूस करते रहोगे तो इधर की तरफ मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगे। यही इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखने का तरीका। यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस एक्सप्लेन। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि एक लाइन ऐसे और एक थर्ड लाइन जो इंटरसेक्टिंग है, यानी कि यहां पर ए बी हो गया और दिस पार्ट इज सी डी हो गया, यहां पर सी डी, और इसको हमने पी क्यू मान लिया। तो मैंने क्या कहा था कि यहां पर कि 1 and 2 मान लो और 3 and 4 कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री, तो ये लाइन इधर की तरह मीट कर जाएंगे, है ना। और जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो यहां पे मीट नहीं करेंगे, इस साइड में मीट नहीं करेंगे। तो अब एक तीसरा कंडीशन क्या बचता है भाई
कि जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए तो पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस को बताता है। उस केस में आपका क्या होगा कि ए बी जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू सी डी के बराबर होगा। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। तो यस, कि इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेसर देन 180 डिग्री देन टू लाइंस विल मीट ईच अदर। ठीक है, और यहां पर बी ए और डी सी जो है ना मिल जाएंगे, और जब ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो दोनों कहीं भी, ठीक है, यहां पर ये दोनों ग्रेटर देन है तो इस केस में नहीं मिलेंगे। यानी कब दोनों पैरेलल कब होगा? अब पैरेलल लाइन का एग्जिस्टेंस आपको तो पता ही है, वो कहीं भी नहीं मिलेंगे, ना इधर की तरफ मिलेंगे ना इधर की तरफ मिलेंगे। यानी कि जब इस दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाए, ठीक है, 1 प्लस 2 180 हो जाए या 3 प्लस 4 180 हो जाए, दैट मीन्स कि उस केस में ए बी जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू सी डी के बराबर हो जाएगा। करेक्ट, प्रूव दैट द एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। किसी भी लाइन सेगमेंट है कि केवल एक और एक ही मिड पॉइंट होंगे। ये लाइन सेगमेंट मान लीजिए कि ए बी है। चलो जी, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इसके दो मिड पॉइंट है, एक डी है और एक इसका ई मिड पॉइंट है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से देखना, तो जब डी मिड पॉइंट होगा तो उस केस में आप ए बी को क्या लिखोगे? ए डी प्लस डी भी लिखोगे, और डी तो मिड पॉइंट है, तो यानी कि ए डी और डी भी दोनों बराबर होंगे, तो ए डी प्लस ए डी लिख सकते हैं, दैट इक्वल्स टू 2AD लिखेंगे। अच्छा जी, जब ई मिड पॉइंट होगा, जरा ध्यान दो, जब ई मिड पॉइंट होगा तो ए बी को आप क्या लिखोगे? ए बी को ए ई प्लस बी ई लिखोगे, और ए ई बी दोनों बराबर है क्योंकि ई मिड पॉइंट है, तो इसको हम ए ई प्लस क्या लिख सकते हैं? ए ई लिख सकते हैं, यानी कि 2AE लिख सकते हैं। अब यहां भी ए बी 2AD के बराबर है और ए बी 2AE के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि 2AD 2AE के बराबर हो गया, 2 and 2 कट जाएगा, यानी कि AD AE के बराबर है। अब आ जाओ जी, AD कह रहा है कि AD जो है वो AE के बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट D और E जो हैं कोइंसाइड कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज D and E कोइंसाइड्स ईच अदर, कोइंसाइड्स ईच अदर मतलब एक ही पॉइंट है, ईच अदर, देयरफॉर क्या होगा? इट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, दो नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। इसके क्या होंगे? केवल एक ही मिड पॉइंट होंगे, दो पॉइंट मिड पॉइंट इसके नहीं होंगे। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered as universal truth? तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि axiom 5 है क्या। तो axiom 5 में ये कह रहा है कि whole is greater than its parts। ठीक है, यही तो है axiom 5। तो इसको हम मैथमेटिकली भी दिखा सकते हैं और नॉर्मल भी कॉमन डे लाइफ में दिखा सकते हैं हम इसे। तो मान लो कि एक पार्ट आपका, होल पार्ट को अगर हम ए माने एंड दैट इक्वल्स टू, उसको हम कह दें कि बी प्लस सी प्लस डी, तो बिल्कुल क्लियर है कि ए इज ग्रेटर देन बी होगा और सी होगा और ग्रेटर देन डी होगा। तो बड़ा सिंपल एक्सप्रेशन इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसको कॉमन डे लाइफ से रिलेट करें तो मान लो एक कॉन्टिनेंट है आपका एशिया, और एशिया में इंडिया हो गया, उसके बाद इसी में चाइना हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये सारी चीज हो गया। तो ऑब्वियसली एशिया जो है वो क्या है? ग्रेटर देन इंडिया होगा, बिल्कुल पॉपुलेशन के मामले में अगर हम मान लेते हैं, और एशिया जो है वो ग्रेटर देन चाइना भी होगा, ठीक है, और एशिया जो है वो ग्रेटर देन पाकिस्तान भी होगा। तो हमेशा हम क्या कहेंगे कि होल जो होगा उसके पार्ट से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे करके आप उसे समझा सकते हैं और लिख सकते हैं।